हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। हम लोग थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर्स व्हेन गैस इन अ पिस्टन इन सिलेंडर असेंबली एक्सपेंड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम मान लेते हैं कि कोई सिलेंडर है और इसके अंदर ये हमारा पिस्टन है। जब ये एक्सपैंड करेगा ऊपर की तरफ तो गैस जो इसके अंदर है वो एक्सपैंड करेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर के तहत, तो कांस्टेंट प्रेशर में जब ये एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा कि अंदर का जो गैस है इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपैंड हो रहा है तो ये पिस्टन को ऊपर ले जाने में और इधर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको डिस्प्लेस करने में इसका एनर्जी खर्च होगा। और क्योंकि हम लोग को प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रखना है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो एनर्जी बना रहे जो इस गैस के पास है, तभी वो कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपैंड कर पाएगा। तो इसमें कौन सा सही है, हीट एडेड टू द गैस, हीट ऐड करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसुलेटेड बॉक्स कंटेन्स 0.5 kg ऑफ a gas having CV equal to 0.98 kilojoule per kg Kelvin fall from a balloon 4 kilometer above the earth surface. The temperature rise of gas when the box hit the ground is। देखिए कह रहा है कि एक बॉक्स है, इंसुलेटेड बॉक्स है, इस तरह का इंसुलेटेड बॉक्स ले लिए और इसमें जो मास है गैस का वो कितना दिया है, 0.5 kg दिया है और CV का वैल्यू दे दिया है 0.98 किलो जूल पर केजी केल्विन, और इसको गिराया जाता है कितना हाइट से, h इक्वल टू 4 किलोमीटर। अगर इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 मीटर हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं अर्थ सरफेस है, इसको यहाँ से यहाँ तक गिरा दिया जाता है। तो कह रहे कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा, उस समय टेम्परेचर राइज कितना होगा। टेम्परेचर राइज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 से निकालेंगे, जिसको हम लोग DT से लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, हम लोग का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट लॉ से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन के नियम से हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम लोग लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखिए 4 किलोमीटर ऊपर से ये h इक्वल टू कितना है, 4 किलोमीटर, बोले तो 4000 मीटर। तो इसमें कितना चेंज आएगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके लिए, तो ये एक इंसुलेटेड बॉक्स है, बॉक्स है मतलब वॉल्यूम इसका रह जाएगा कांस्टेंट, तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, mCV डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है, और चेंज होगा जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो उस समय जीरो ही रहेगा, तो -0 हो जाएगा और -0 लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ से हम लोग को डेल्टा T निकालना है, तो डेल्टा T इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mgh डिवाइड बाई m इंटू CV। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, मास तो उतना ही रहेगा, तो बचेगा क्या, g इंटू एच डिवाइड बाई CV। g का वैल्यू होगा 9.81, h का वैल्यू हो जाएगा 4000 मीटर और CV जो हम लोग को दिया हुआ है 0.98 किलो जूल है, तो किलो को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। इसको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे और ये दशमलव हट जाएगा, दोनों ही 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा 981 इंटू 4 डिवाइड बाई 98। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 40 केल्विन। तो 40 केल्विन हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में है, तो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ प्रोसेस विच इज नॉन फ्लो U इज द इंटरनल एनर्जी। U दे दिया है इंटरनल एनर्जी, Q दे दिया है हीट और W दे दिया है वर्क। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट्स। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग जानते हैं डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W होता है। अब अगर डेल W को हम लोग इधर लेके चले आए तो हम लोग लिख सकते हैं DU इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W, और ये ऑप्शन हमको
ए नंबर में दिया हुआ है, तो ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्निश्ड द रिलेशन बिटवीन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन क्या है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो किस किस के बीच में देता है, एक तो हो गया हम लोग को हीट, दूसरा हो गया वर्क, ये दोनों तो हो गया, और बीच में है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो हीट, वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, इस तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शाफ्ट वर्क ड्यूरिंग ए स्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी फ्लो प्रोसेस यानी कि फ्लो प्रोसेस मतलब ओपन सिस्टम का बात हो रहा है। कह रहा है नेग्लेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कह रहा है लगभग जीरो। तो कह रहा है कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा ओपन सिस्टम के लिए वर्क होता है वो हो जाता है इंटीग्रल ऑफ माइनस वी डी पी। माइनस को अगर हम लोग बाहर भी लिख ले तो ये हो जाएगा वी डी पी। तो ये हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंप्लीट एंड करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट और करेक्ट आंसर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए ए नंबर में कह रहा है ड्यूरिंग अ प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग वर्क विदाउट सप्लाइंग हीट। बिना हीट दिए हुए ये तो संभव ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड वर्क इंटरेक्शन ड्यूरिंग अ प्रोसेस व्हिच इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग देखे थे कि डी यू होता था वो क्या होता था, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू होता था। तो हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन का जो डिफरेंस है वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। तो बी नंबर स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट लॉ को वो कंप्लीटली और करेक्टली स्टेट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, व्हेन अ क्लोज सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ कंप्लीट साइकिल द सम ऑफ हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क इंटरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। समेशन ऑफ हीट इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, कब, पूरा एक साइकिल में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड जो परपेचुअल मोशन मशीन होता है वो किस मशीन को बोलते हैं, जो वायलेट करता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करने वाला मशीन को हम लोग परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। तो कह रहा है ऑप्शन ए में इट वायलेट्स द सेकेंड लॉ, नहीं ये सही नहीं होगा। इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। डी नंबर में कह रहा है कि इट प्रोड्यूसेस वर्क विदाउट रिसीविंग हीट। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ को वायलेट कर रहा है। फर्स्ट लॉ कह रहा है कि एनर्जी जो वो हमेशा कंजर्व रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिना हीट रिसीव किए ही वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो तो एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ के हिसाब से कौन सा सही नहीं है। तो वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इज टेकन एट पॉजिटिव। तो वर्क डन मिलता है तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज पॉजिटिव क्वांटिटी। कह रहा है कि जब एनर्जी हम लोग देते हैं सिस्टम को, यानी कि हीट के फॉर्म में स्पेशली, तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये भी सही है। कह रहे हीट इंटरेक्शन इज अ पाथ फंक्शन, ये भी सही है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर इज अ पॉइंट फंक्शन, और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो डी नंबर ऑप्शन ही इनकरेक्ट बता रहा है, तो डी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि एनर्जी, जब हम लोग बात करते हैं एनर्जी का, तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग दो तरह का बात करेंगे, दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक तो है हमारा हीट, दूसरा है वर्क। और हम दोनों ही एनर्जी का अगर बात करें तो दोनों ही एनर्जी हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट फंक्शन लिख दिया है, तो इसीलिए ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a non-flow process work transfer from a system is 30 kilojoule, heat received by the system is 90 kilojoule, determine the change in energy। तो इसमें क्या होगा, हम लोग सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट लॉ का, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये क्या है, हीट रिसीव क्या है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हो जाएगा प्लस 90, और यूनिट दोनों का सेम ही है, किलो जूल किलो जूल।
इक्वल टू डी यू तो निकालना ही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये वर्क कितना मिला है 30 मिला है, और हम लोग को सिस्टम से वर्क मिला है तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, तो डी यू इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 किलो जूल, जो कि बी नंबर ऑप्शन दिया है, तो बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन from below with regards to the first law of thermodynamics for a cyclic process where W net equal to the net work output of a cycle। QH दे दिया है कि हीट सप्लाइड हो गया और QL जो है वो हीट रिजेक्टेड हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है W नेट इक्वल टू जितना हीट सप्लाई किए वो और जितना हीट रिजेक्ट किए वो दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि समेशन ऑफ हीट इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क होता है, ठीक है, जितना हीट देंगे टोटल एनर्जी यानी कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सबका सम नेट क्या होगा 0 होगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या कह रहा है कि जो इफिशियंसी ऑफ साइकिल होगा वो हीट रिजेक्टेड डिवाइड बाय हीट सप्लाइड होगा, जो कि गलत है। जो इफिशियंसी ऑफ साइकिल होगा वो क्या होगा, जो हम लोग को नेट वर्क मिलेगा वो डिवाइड बाय हम लोग कितना एनर्जी सप्लाई किए, ये तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। और हम लोग को यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो बी नंबर ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, तो बी हो गया गलत जवाब, तो बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज 0 इफ डैश इज कांस्टेंट। तो देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज 0 मतलब हो गया कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, और इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन Q इक्वल टू m H2 माइनस H1 इज अप्लीकेबल फॉर। तो देखिए एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस W। तो देखिए इसमें क्या है कि Q का बात किया गया है लेकिन W का नहीं है इक्वेशन में, तो 0, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो इधर क्या बचा H1 Z1 Z2 भी कर देंगे कैंसिल, तो इधर बच गया H1 प्लस इधर बच गया Q इक्वल टू H2। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 माइनस H1, ये तो स्पेसिफिक टर्म में है पर यूनिट मास के टर्म में। अब इसको पूरा अगर करना है तो कैपिटल Q इक्वल टू हो जाएगा मास से इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे H2 माइनस H1। तो ये किस में होता है, बॉयलर में। बॉयलर में कोई भी मोशन नहीं होता है तो इसीलिए वेलोसिटी 0। बॉयलर को ऐसे बिल्कुल एक लेवल पे रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज वो भी हो जाएगा 0, और बॉयलर से वर्क नहीं मिलता है तो इसको भी किए 0। तो ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएगा, बॉयलर के लिए, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रिक्शनलेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ 0.4 मीटर क्यूब और 0.1 megapascal to the final state of 0.2 meter cube and 0.1 megapascal. There is a transfer of 35 kilojoule heat from the gas। देखिए हीट रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -35 किलो जूल कंसिडर करेंगे क्योंकि ये सिस्टम से रिजेक्ट हो रहा है। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल में ही हम लोग को डी पूछा है, ठीक है, डी इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग फर्स्ट लॉ से जानते हैं डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्लू होता है। अब हम लोग यहाँ से डेल डब्लू निकालेंगे तो डेल डब्लू इक्वल टू हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। तो अब यहाँ पे प्रेशर हम लोग को दिया हुआ है कांस्टेंट है 0.1 मेगापास्कल 0.1 मेगापास्कल और किलो जूल में है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻3। अब ये किलो पास्कल में हो गया और इनटू में V2 माइनस V1, तो V2 क्या है 0.2 माइनस में हो जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻3 इंटू माइनस का हो जाएगा 0.2। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएं, ये पॉइंट हटाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग को 1 इंटू 10 इंटू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 20
किलो जूल। अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, चूंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुआ है तो ये भी माइनस में रखाएगा, तो हो जाएगा -35 किलो जूल इक्वल टू DU, और डेल डब्ल्यू क्या हो गया -20 किलो जूल। तो यहाँ पे हो जाएगा DU इक्वल टू -35 और प्लस में 20 इतना किलो जूल, तो ये हो जाएगा -15 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।